हेलो नमस्कार, मैं हूं रवीना टंडन। वक्त हो गया है गुड न्यूज टुडे पर आपको देश की बात सुनाने का। शिक्षा, सेहत और पर्यावरण, ये वो मुद्दे हैं जो किसी भी देश और समाज के विकास के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इनके बेहतर होने से समाज बेहतर बनता है। आज देश की बात में शिक्षा, सेहत और पर्यावरण के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट की कहानियां लेकर आई हूं। अपने घर को सुंदर और हसीन बनाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। आमतौर पर अपने घर और गार्डन को सजाने के लिए लोग नई और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन क्रिएटिव लोग घर में पड़ी फालतू और बेकार चीजों को ही ऐसा रूप दे देते हैं कि वो सबसे अनोखी और खूबसूरत दिखती है। आपको एक ऐसे ही खूबसूरत घर का दीदार कराती हूं जिसे यूपी के गाजियाबाद में रहने वाली रुचि गोयल ने संवारा और सजाया है। रुचि ने खराब हो चुकी तमाम चीजों से अपने घर के गार्डन को इतना स्पेशल लुक दिया है जिसे देख कोई भी हैरान रह जाए। गाजियाबाद का ये घर 2000 गज में बना हुआ है। सोचिए, इतने बड़े घर से कितना सारा वेस्ट कबाड़ निकलता होगा हमारे और आपके घरों की तरह। लेकिन इस घर से निकलने वाला कबाड़ ना तो बेचा जाता है और ना ही फेंका जाता है। तो आखिर इस कबाड़ का होता क्या है, आइए दिखाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुचि गोयल है। मैं गाजियाबाद के अशोक नगर में रहती हूँ। आज जिस जगह हम बैठे हुए हैं वो मेरा गार्डन है, जिसको मैंने सजाया है ट्रैश से। हमारे घर से निकलने वाला वेस्ट सामान है, वेस्ट डेकोर है, जो हमें लगता है घर में लगा के हम बोर हो चुके हैं, उसको हम घर से बाहर निकालना चाहते हैं और सीधा हम लोग डाल देते हैं उसको डंपिंग यार्ड में। तो मैंने कोशिश की है मेरे घर से निकलने वाला कबाड़ डंपिंग यार्ड तक ना जाए, वो मेरे ही घर का डेकोर का पार्ट बन जाए और वो इतना खूबसूरत दिखे कि लोग आने वाले पूछें कि ये आपने कहाँ से खरीदा है गार्डन में सजाने के लिए। मेरी मदर इन लॉ गाजियाबाद की प्रथम महिला मेयर थी और उन्होंने गाजियाबाद को प्लांट से, हरियाली से इस प्रकार सजाया था कि लोग आकर पूछते थे कि अब ये शहर वही नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था। प्रकृति प्रेमी होने के कारण उन्होंने घर में ही उसी तरह प्लांट्स लगाए थे। खूबसूरत पॉन्ड बनाया था, उसमें कमल के फूल खिलाए थे, कमल के सुंदर पौधे लगा के, और बहुत सारे जमीन में पौधे लगाए थे, कुछ प्लांट्स गमलों में भी लगाए थे। उनकी मेयरशिप के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि उनका ये सपना कहीं अधूरा ना रह जाए। तो मुझे लगा कि इसे अब मुझे पूरा करना है। ये वो धरोहर थी जो वो मुझे सौंप के गई थी और मुझे इसे बराबर बना के रखना था। गार्डन सजाने के लिए कोई बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम अपने ही घर से निकलने वाले सामान को रीटच, रीपेंट, रिक्रिएट
कुछ ऐसा करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो एक इतना खूबसूरत व्यू प्रेजेंट करता है कि लोग आपसे आके पूछते हैं कि हमें भी कुछ टिप्स दे दीजिए। ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। मैंने अपने गार्डन को जैसे सजाया है वो मैं अपनी एक जर्नी कहूंगी ट्रैश से ट्रेजर की। ये ट्रेजर अब मेरे लिए खजाना बन चुका है जिसको मैं किसी भी हाल में खोना नहीं। मेरे घर में जितना भी कबाड़ निकलता है मैं उसको देखती हूँ कि मैं उसको किस तरह यूज कर सकती हूँ। सिर्फ एक नजरिए की जरूरत होती है, एक सोच की जरूरत होती है, क्रिएटिविटी की, कि हम उस चीज को कुछ नएपन से यूज कर पाएं। वो देखने में उस समय कबाड़ होता है, लेकिन जब उस पर हम कुछ थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी डालते हैं, उसके अंदर थोड़ा रीटच करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं, उसको अपसाइकलिंग भी कह सकते हैं, तो वो इतना नए रूप में निखर के आता है कि वो एक खूबसूरत डेकोर का पार्ट हो जाता है। उनके ही चीजों को याद करते हुए मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं स्टार्ट अपने घर से करूं। जो मेरे घर से कुछ कबाड़ जैसी चीजें निकलती हैं, पुराने प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, शैम्पू की बॉटल्स, लिक्विड डिटर्जेंट की बॉटल्स, पुराने पंखे के ब्लेड, कुछ स्पीकर, पुराना स्कूटर, पुरानी साइकिल, साइकिल के रिम्स, मैंने सोचा इनको मैं रीपेंट रीटच करके कुछ अपने गार्डन में लगाने की कोशिश करूं। तो मैंने शुरुआत की कोरोना से कुछ समय पहले, अपने घर में कुछ प्लांट्स बढ़ाए, लगाए, उनकी केयर की, उनके बारे में नॉलेज इकट्ठी की, उनकी केयर करके फिर मैंने उसको और अच्छे ढंग से सजाना शुरू किया। मैंने अपने गार्डन को सजाने के लिए जो डेली हम लोगों के घर से वेस्ट जनरेट होता है, चाहे वो शैम्पू की बॉटल्स हैं, लिक्विड डिटर्जेंट की बॉटल्स हैं, कुछ एलईडी बल्ब सबके घर में लगे होते हैं, उनके कई बार शेल्स टूट जाते हैं, पीछे का पार्ट अलग हो जाता है, मैंने उनको भी शेल्स को यूज किया है। उन शेल्स पे पेंट करके डॉट्स लगा के मैंने मशरूम्स बनाए हैं। नीचे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट पाइप लगाया जो सबके घरों में कुछ काम होता है तो निकलता है। इसी तरह कुछ सिंगल यूज वाटर बॉटल्स हैं, उनको कट करके मैंने प्लांटर्स बनाए हैं। घर में पेंट होता है, कुछ प्लास्टिक के 1-1 किलो के डब्बे निकलते हैं, उनको भी मैंने नहीं फेंका है। मैंने उनको और सिंगल यूज प्लास्टिक की बॉटल्स के ढक्कन, उनसे उनकी आंखें बना के खूबसूरत डेकोर पीस तैयार किए हैं। जब कुछ ऐसा सामान, जैसे कहीं घूमने गए तो कुछ डिफरेंट पत्थर दिख रहे हैं तो कुछ ला सकते हैं तो ले आती हूँ, या घर के बाहर रोड बन रही थी, कुछ कंक्रीट के रॉक्स निकले, मुझे लगा उनकी शेप इतनी सुंदर है कि मैं किसी को ऑर्डर करूं, खरीद के मंगवाऊं रॉक्स अपने गार्डन में फेंसिंग बनाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको ही यूज कर लूं, ये भी डंपिंग यार्ड तक जाने हैं, लिटरली रोज टेम्पो भर के ये डंपिंग यार्ड तक जा रहे हैं, तो मैंने उनको उठा के अपने गार्डन की फेंसिंग बनाई, और वो यकीन मानिए इतनी खूबसूरत लग रही है कि लोग बड़े मोटिवेट हो रहे हैं उनको देख के। कई बार ऐसा होता है कि मैं वॉक कर रही होती हूँ तो मैं पूरा मेन गेट खोल के वॉक करना शुरू कर देती हूँ, लगता है लंबा पाथ हो जाएगा घूमने के लिए, और सडनली मैं देखती हूँ कि 1-2 स्कूटर वाले रुके और उन्होंने कहा मैम प्लीज आपका ये सामने कॉर्नर इतना खूबसूरत है, हमें एक फोटो लेने दीजिए इसकी। और मैं मना भी नहीं कर पाती हूँ, एक तो अप्रिशिएट कोई कर रहा है तो एकदम से मना भी नहीं हो पाता, तो मेरे फैमिली मेंबर्स नाराज होते हैं, कहते हैं आप अनजान को ऐसे ही अंदर घुसा लेती हो।
अपना सेल्फी कॉर्नर दिखाने के लिए, गार्डनिंग दिखाने के लिए, तो कई बार बहुत नाराज हो जाते हैं कि ये सेफ नहीं है। साइकिल मेरी बेटी की पहली साइकिल थी जिसको मैं कभी किसी को देना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को उस पर घुमाया था, तो मेरे लिए वो इमोशनली मैं उससे बड़ी अटैच थी। मेरे ससुर जी का स्कूटर था जो वो चलाया करते थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने वो स्कूटर चलाया अपनी टीन एज में, तो वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हो चुका था। उसमें यादें संजोई हुई थी कि कैसे हम इस पे घुमा करते थे। तो वो कबाड़ की तरह रखा हुआ था और हम उसको बेचना भी नहीं चाहते थे कभी भी, क्योंकि उसमें इमोशंस थे हमारे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको घर का एंट्रेंस की डेकोर का पार्ट बना लूं। जैसे ही हमारे घर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें जो कॉर्नर नजर आता है, जो वॉल नजर आती है, वो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्कूटर वाली वॉल, ये सबसे पहले नजर आती है। और अब यकीन मानिए मैंने इसमें सिर्फ पेंट्स खरीदने के अलावा कुछ भी नहीं खरीदा है। जो टायर्स आप सामने देख रहे हैं वो मेरी कार से निकले हुए टायर्स हैं, जिनमें मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं, खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। जो स्कूटर के पीछे खिड़कियां आप देख रहे हैं वो भी मेरे सामान में किसी पैकेजिंग में आई थी, जिनके बीच में कांच को बांध के लाया गया था जिससे टूटे ना रास्ते में। छब्बीस साल पुराने इस स्कूटर से रुचि जी के ससुर और उनके पति की तमाम यादें जुड़ी हुई थी। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो इस वेस्ट को दोबारा से रिसाइकल करके घर में रखने की कोशिश कर रही थी, बल्कि वो भावनाओं को भी सहेजने की कोशिश कर रही थी। अगर इसी तरह हम सब भी अपने घर की छोटी छोटी चीजों से अपने इमोशंस को जोड़ लें तो शायद हमें भी अपने घर से कुछ फेंकने की या फिर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये एक रास्ता होगा कि फिर किसी और शहर में कोई और कूड़े का पहाड़ कभी नहीं खड़ा हो पाएगा। प्लास्टिक को पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने सख्ती की है, तमाम अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग रोजमर्रा की जरूरत में पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में दिल्ली के एक डॉक्टर ने पॉलीथीन बैग के खिलाफ एक अनोखी मुहिम चलाई है। इस मुहिम के तहत वो लोगों को कपड़े का थैला किराए पर मुहैया करवाती है। वहाँ से आप कहीं भी जाके आप ले सकते हैं। आपको किनारे भी रख सकते हो, हम उठा जो गंदा है हम उठा के धुलवा के हम वापस कर सकते हैं। ऐसे हमारे 73 स्टॉल हैं, 73, तो उन 73 में कहीं से भी लेके आप कहीं वापस कर सकते हैं। हम आप जैसे लोग ही अगर नहीं करेंगे तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सरकार आके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे।
6 साल से एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हूँ, कुछ कॉलोनी लेवल पे, कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के साथ। तो डे बाय डे जब हम लोग डिस्कस करते थे तो इतना आइडिया तो था ही कि प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ी और जटिल समस्या है। 2019 में हमने कुछ एक ड्राइव अपनी कॉलोनी में बच्चों के साथ शुरू करी थी, अपनी कॉलोनी को सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री करने की। जब हमने उसमें रिसर्च किया तब हमें पता लगा, कुछ ऐसा डाटा सामने आया जो कि ये कहता था कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग हर साल इस्तेमाल होते हैं, जो अगर एक जगह पे रख जाए तो वो एरिया उतना बड़ा होगा जितना फ्रांस के डबल साइज का होगा। और हर प्लास्टिक बैग जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैग है वो सिर्फ आमतौर पे 12 मिनट के लिए इस्तेमाल होता है और पर्यावरण में करीब 500 से 1000 साल तक प्रदूषण फैलाता रहता है। उससे हर किस्म की बीमारियां होती है, इनफर्टिलिटी उससे लिंक्ड है, बच्चों के डिसऑर्डर्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डिसऑर्डर्स हैं, कैंसर तक इससे लिंक करे हुए हैं। तो डॉक्टर होते हुए मैं ये मानती थी कि जब तक हम इसके रूट समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हमारे पास आते ही रहेंगे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली की सिटी लेवल टास्क फोर्स की मेंबर हूँ, जो कि प्लास्टिक वेस्ट पे काम करती है। तो उसी के अंतर्गत हम लोग ने मंडीज, मार्केट्स के सर्वे करने शुरू किए, लोगों से बात करनी शुरू की कि वो क्यों प्लास्टिक बैग को छोड़ के थैला नहीं अपनाते हैं। तो बहुत सारे उसमें कारण सामने आए कि थैला हमारे पास है मगर हम भूल जाते हैं घर पे, हमारे पास ऑलरेडी 4 थैले पड़े हैं, हम नया नहीं खरीदना चाहते हैं। मैं सीधे ऑफिस से आ रहा था, मुझे नहीं पता था मुझे सामान चाहिए होगा तो मेरे पास थैला नहीं था। दुकानदारों से बात करी तो उनके अपने अलग व्यूज थे, वो कहते थे कि हम भी नहीं चाहते कि प्लास्टिक बैग हम इस्तेमाल करें, लेकिन हमारे पास कोई और उपाय या कोई और विकल्प नहीं है। तो हमें कुछ ना कुछ सामान किसी चीज में डाल करके देना है। अब हम कपड़े के थैले में डालते हैं तो वो हमें काफी महंगा पड़ता है, ग्राहक हमें थैले के पैसे देने के लिए राजी नहीं होता है, तो हम क्या करें। और अगर हम बहुत ज्यादा पुश करते हैं तो ग्राहक हमें छोड़ के साथ वाली दुकान से सामान खरीद लेता है। ये सारे रीजंस बहुत ही जेन्युइन रीजंस थे, क्योंकि प्लास्टिक बैग कोई आते तो है नहीं शताब्दियों से, मतलब मैं कहूँ तो करीब 20-22 साल से तो मैं ही देख रही हूँ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल। तो जो चीज इतने सालों से हमारी रूट्स में घुस चुकी है उसको निकालना थोड़ा मुश्किल तो था, पर फिर भी कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी थी। तब हमने एक्सपेरिमेंट उठाया इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के कि हम एक ऐसा सोल्यूशन लाएं। विकल्प, जैसा कि नाम बताता है, विकल्प का मतलब ऑल्टरनेटिव भी होता है, विकल्प का मतलब सोल्यूशन भी होता है, जो कि इन सारी समस्याओं का समाधान बन गया है। बढ़ते आज हमारे करीब 350 स्टॉल्स दिल्ली में कई जगहों पे हैं। मान लीजिए 250 मार्केट्स हमने कवर कर ली हैं और करीब 500 से ज्यादा और स्टॉल हम लॉन्च कर चुके हैं, जहां हमने दुकानदारों से बातचीत शुरू कर दी है, उनको कुछ सैंपल के थैले भेज दिए हैं, उनको भी हम धीरे धीरे करके फुल विकल्प में कन्वर्ट कर देंगे। और इसके अलावा दिल्ली के बाहर भी कुछ शहरों में लोगों को ये आइडिया बहुत पसंद आया, वो हम तक पहुंचे। जैसे कि रोडकेला में विकल्प लॉन्च हुआ है, जैसे कि जोरहाट में चल रहे हैं इसके ऊपर काम, बैंगलोर में चल रहा है, आपका इंदौर, भोपाल में मेरे पास कॉल्स आई हैं, वहां भी शुरू होने लगा है। तो एक अच्छा आइडिया, एक अच्छा कॉन्सेप्ट और एक ऐसा सोल्यूशन जो ग्राहक भी पसंद करे, दुकानदार भी पसंद करे और एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा हो, वो एक सोल्यूशन है।
हमें अगर देखा जाए तो हम भी इंसान हैं, बाकी इंसानों के जैसे कोई भी प्रोफेशनल एक इंसान ही होता है और हर इंसान की जिम्मेवारी सोसाइटी को रिटर्न करने की है। आज अगर मैं डॉक्टर हूं या मैंने अपना कुछ गेन किया है अपने करियर से, तो वो सोसाइटी से ही एक्सट्रैक्ट किया है। तो हम में से हर एक की ये जिम्मेवारी है कि वो उसी सोसाइटी को रिटर्न भी करे। तो ये एक मेरा तरीका था सोसाइटी को रिटर्न करने का। दूसरा बड़ा कारण ये था कि हम लोग सोचते हैं कि कचरा या प्लास्टिक कचरे वाले की जिम्मेवारी है, जिसको हम कचरे वाला बोलते हैं, वो एक्चुअली सफाई वाला है, हम लोग कचरे वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग इस फील्ड में नहीं आएंगे और देश को सुधारने का काम नहीं करेंगे, तो ये देश कभी नहीं सुधर पाएगा। खाली सरकार के भरोसे या कॉर्पोरेशंस के भरोसे इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। तो हर सिटीजन की ये कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है, और स्पेशली पढ़े लिखों की ज्यादा है, कि वो आगे आए और सोसाइटी के भले के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। कहते हैं कला किसी की मोहताज, कितने ही विकट हालात हो, इंसान के भीतर मौजूद कलाकार सामने आ ही जाता है। आज आपको देश की सरहद पर तैनात रहने वाले एक जांबाज की कहानी दिखाती हूं, जिसके हाथों में गजब का हुनर है। देश की रक्षा के लिए हाथों में हथियार उठाने वाले बीएसएफ कमांडेंट मनोरंजन कुमार जब अपने हाथों से लकड़ी पर नक्काशी करते हैं तो उसमें जान फूंक देते हैं। में मैं एकेडमी से, बीएसएफ एकेडमी से पास आउट हुआ और उसके बाद मेरी पोस्टिंग कश्मीर में हो गई। उसके बाद मैं वहीं कार्यरत रहा, कश्मीर में ही घूमता रहा, नेचर को देखता रहा। कश्मीर में मुझे आपका उड़ी के जाने के रास्ता में एक जगह है गागर हिल, जहाँ नॉर्मली गाड़ी नहीं जा पाती थी, काफ़ी पहाड़ी के अंदर में था, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगा हुआ था। तो वहाँ हम पैदल ही जाते थे, जाने में 4 घंटा 5 घंटा लगता था। और उस समय आपका 97-98 की बात है। तो 98 के में वहाँ पर बिजली भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो हम नॉर्मली अपनी जीप का आगे का बल्ब खोल के, जो 12 वोल्ट का बल्ब होता था, वो लेके जाते थे और नॉर्मली एक बैटरी के लगा के थोड़ा सा लाइट उससे मिल जाता था। और फायरिंग वहाँ बहुत होती थी, हमेशा पाकिस्तान से सेलिंग होती रहती थी। तो बंकरों में ही नॉर्मली हम बंकर में ही रहते थे, हमारी फायरिंग वहीं से होती थी। तो बैठे बैठे मैं एक दिन सोचता रहा कि ठीक है, सेलिंग के समय तो सेलिंग हो रहा है, जब पेट्रोलिंग है पेट्रोलिंग जा रहे हैं, बाकी समय को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे उपयोग करें। वहाँ मेरे पास था तो कुछ भी नहीं। फिर मैंने देखा कि एक उसके दीवार में एक लंबी सी कील लगी हुई है। तो फिर थोड़ा बहुत स्केचिंग, पेंटिंग वो सब तो मेरा था ही। तो मैंने क्या किया कि वहाँ से उस कील को निकाला, बुखारी चलती थी, उसको मैंने कील को गर्म किया, पत्थर से चपटा किया और उसको घीस घीस के पत्थर के ऊपर मैं उसकी नोकीला बनाया। और वहाँ एक लकड़ी पड़ी हुई थी, उस लकड़ी को उठाया। मेरी बंकर से जो मेरा रहने का जगह था, वहाँ से एक खिड़की खुलती थी, छोटी सी खिड़की थी। तो वहाँ से एक पेड़ दिखता था, उसके पेड़ के नीचे एक डॉग, हमेशा कुत्ता बैठा रहता था। जब भी खोलते तो वही नजर आता था और वहाँ कुछ दिखता तो था नहीं। तो मैंने सबसे पहले उसको देख के लकड़ी से वही बनाना, लकड़ी के ऊपर वही बनाना शुरू किया। और फिर वो मैंने एक बहुत ही उसी पेंसिल से बना, जो कि आज मेरे रांची में मेरा घर है, वहाँ पड़ा हुआ है। ये कुदरत का आशीर्वाद था कि अब मुझे इसके पहले मैंने कभी लकड़ी और कभी हथौड़ा कुछ भी नहीं पकड़ा था। ये अचानक मैंने शुरू किया, धीरे धीरे इंटरेस्ट जगा। उसके रात को जब सारे लोग सोते थे, कहीं घूम के आ गए, तब मैं थोड़ा काम करता था। तो समय तो मिलता नहीं था, क्योंकि आप बॉर्डर में रहेंगे तो आपको तकरीबन समय नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलते रहेगी।
तो इस तरह मैंने इस काम को शुरुआत किया। फिर मैं सोचता था कि बाकी लोग भी कर पाते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, और कोशिश करने से क्या नहीं होता। फिर मैं एक तरह से सेल्फ इंटरेस्ट है, डिटर्मिनेशन है, और अपना में कॉन्फिडेंस था कि हाँ कर सकते हैं। और यूनिफॉर्म सर्विस में रहते हुए, यूनिफॉर्म पहनते हुए देश की सेवा तो पहला प्रायोरिटी है। लेकिन उस प्रायोरिटी में से थोड़ा सा जब आप रेस्ट का टाइम होता है, उस रेस्ट में कटौती करके मैं काम करता हूँ। मतलब अपना सोना कम कर देता हूँ, अपना जो मेरे लिए जो समय होता है उसको कम करके मैं काम करता हूँ। घर वाले को भी थोड़ा समय कहिए तो कम ही दे पाता हूँ। आपको तकरीबन चीज़ें तो कई बना सकते हैं, बट मैं लैंडस्केप लकड़ी में करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बाकी काम ये थोड़ा सा अलग है। और ये जो हम बाहर जाते हैं, नदी, पहाड़, पेड़ और कई जो बॉर्डर एरिया में हम कई चीज़ देखते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कभी कभी आप इंटीरियर एरिया या फिर आप कभी दिल्ली में हैं, कहीं हैं, तो कुछ आपने देख लिया, कुछ पोर्ट देख लिया, कुछ लिया। तो नॉर्मली राजस्थान में है तो वहाँ आपने कुछ पोर्ट देखा। तो सबको मिला जुला कर मैं सोचता हूँ कि एक सोच के अपना एक क्रिएट करता हूँ सीन, दिमाग में एक सीन क्रिएट करता हूँ, उसको मैं डिपिक्ट करता हूँ, उसको लकड़ी के ऊपर करता हूँ, करना शुरू करता हूँ। तो थोड़ा 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 उसमें ऐड करते जाता हूँ, ऐड करते जाता हूँ। पहले से कोई ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन सामने नेचर है, नेचर को मैं दिमाग में एक ढंग से उसको सीक्वेंस वाइज अपने आप बैठ जाता है। ये गॉड गिफ्टेड है कि बैठ जाता है और उसको मैं काम करना शुरू करता हूँ। फिर बाद में मैं खुद भी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि ये कुछ लग रहा है, डिफरेंट बन गया। एक दिन में कुछ भी नहीं हो पाता, कई महीना लग जाता है। कभी आपको आधा घंटा टाइम मिलता है, कई दिन तक तो आपको टाइम नहीं मिलता है। कभी आप रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे थोड़ा काम कर लिया, आधा घंटा 1 घंटा। जब आप ड्यूटी से आते हैं, ड्यूटी से आते हैं तो यूनिफॉर्म में ही, कई समय तो मैं यूनिफॉर्म में ही बैठ जाता हूँ। जब तक ये लोग खाना गर्म करते लगाते हैं तो आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट थोड़ा थोड़ा काम कर लेता हूँ। इस तरह काम चलते 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 काफ़ी कुछ हो गया। इसको आगे कहाँ तक या किस तरीके से ले जाने की आपकी इच्छा है, या कोई कुछ सोच के रखा है आपने? देखिए, इसमें तो जिस तरह से मैं बनाना शुरू किया हूँ और इकट्ठा करना शुरू किया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि देख रहा था कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, इंडियन रिकॉर्ड्स में कितने इस तरह से पीसेस हैं, या फिर गिनीज बुक में कितने पीसेस हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उसको, मैंने, मेरा टारगेट तो वही है, उसको क्रॉस करूँ, जिससे कि कम से कम अपना देश का, इंडिया का नाम सामने हो, बीएसएफ का नाम सामने आए। उनकी कला को मैं बहुत अच्छे बखूबी निभाऊं, और मैं बहुत अच्छा से ये काम करते हैं। मैं उनकी तारीफ बहुत करती हूँ और बहुत संभाल के इनकी चीज़ों को रखती हूँ और सहेज के रखती हूँ, डेकोरेट करती हूँ। उसकी पॉलिश कभी सैंड पेपर से उसको, जब उसके पॉलिश निकल जाते हैं तो मैं उसको पॉलिश बनाते थे वही मैं, बट मैं बोलती हूँ कि मैं लाओ, मैं कर देती हूँ, थोड़ी आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो इस तरह से हम लोग दोनों मिलके कुछ कुछ करते रहते हैं। जब मैं कल्याणी में था, ये आपका 2006 की बात बता रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं फर्स्ट फ्लोर में था। तो नीचे असीम व्यास डीआईजी रहते थे, उस समय वो कमांडेंट थे वहाँ 194 में। तो एक दिन उन्होंने 12 बजे रात को मुझे रिंग किया, भाई 2 हथौड़ा तो कम से कम मार दे कि मैं सो जाऊं। इस तरह कभी कभी हमारे घर में भी स्मिता, रिया, श्रेया, ये लोग भी बीच बीच में करते, यार अब तो सोने दो, अब तो बहुत हो गया, अब तो बंद कर दो। तो थोड़ा बहुत तो लोग से कभी कभी आवाज़ तो आती है। फिर मैं चेंज कर देता हूँ, फिर मैं ठीक इसको छोड़ के कभी स्केच करने लगा, थोड़ा पेंटिंग करने लगा। जैसे पेन से मैंने काफ़ी काम किया। अभी हाल में ही जैसे एक मैंने, वो हम आ रहे थे ट्रेन में, तो छोटा छोटा तो लकड़ी का चम्मच जो मिलता है आपका, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो चम्मच मिलता है, तो इसको मैंने सोचा कि कैसे टाइम क्या करूँ। तो ट्रेन में बैठे बैठे आप देखें
कि मैंने इसमें ये नॉर्मल स्पून है, इसको मैंने ये पेन से किया? पेन से मैंने बैठे ये पेन से मैंने किया। तो रिटायरमेंट के बाद में मैं एक बहुत बड़ा स्टोर बनाना चाहता हूँ, जहाँ पर आप माने बच्चे आके सीख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और वहाँ रिटायरमेंट के बाद में मैं उसको थोड़ा बहुत सेल करूँगा, जिससे कि उस पैसे से वहाँ मैं लोगों को सिखा सकूँ। और एक छोटे आप स्पेशली देखेंगे कि बहुत से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आप कूड़ा बिनते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, लेकिन गांव देहात में भी जाके देखेंगे या बॉर्डर एरिया में भी गांव में देखेंगे तो लड़कों या बच्चों में गुण तो है, लेकिन उनको एक जगह नहीं है, मौका नहीं है, और फिर लोग सोचते हैं उसको करने के बाद करूंगा क्या। लकड़ी के लट्ठे या काठ में जिंदगी फूंकना हर किसी के बूते की बात नहीं होती, और बीएसएफ कमांडेंट मनोरंजन कुमार सालों से यही काम करते आ रहे हैं। दरअसल ये बेहद बारीक काम है और इसके लिए धैर्य, लगन और समय की जरूरत है। देश सेवा की ड्यूटी के साथ मनोरंजन कुमार ने इस शौक को, कलाकारी को अपना पैशन बनाया और आज उसमें बहुत आगे निकल चुके हैं। अब आपको मिलवाती हूं यूपी के बरेली में रहने वाले संजीव जिंदल से, जो साइकिल पर सवार होकर बड़े मिशन को अंजाम दे रहे हैं। ये मिशन है गांव-गांव घूमकर लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करना। संजीव का दावा है कि वो साइकिल से अब तक 10,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और लगभग 5 लाख ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी दी है। जितनी साइकिल चला लोगे उतना फायदे में रहोगे। 7 साल हो गए मुझे साइकिलिंग करते हुए। 7 साल पहले मैंने साइकिल स्टार्ट करी थी। कुदरत को देखने का और लोगों से मिलने का मुझे शुरू से ही शौक था। बीच में काफी टाइम मैं बिजनेस में अपने बिजी रहा, थोड़ा सा बिजनेस मेरे छोटे भाई ने संभाला, तो फिर मैंने टोटल अपना लोगों को अवेयर करने का, लोगों को मिलने का, कुदरत को देखना स्टार्ट करा। लगभग 7 साल हो गए हैं और शहर के लोगों को गाँव दिखाना, गाँव के लोगों को शहर की जो उनको दिक्कतें आती हैं शहर में पहुंच के उनको दूर करना मेरा मकसद था। शहर के बच्चों को जिन्होंने गांव देखा ही नहीं है उनको मैं साथ लेके आता हूं। काफी बच्चों को 10 बच्चे 5 बच्चे संडे की संडे उनको गांव के लोगों से मिलवाता हूं, गांव के लोगों का व्यवहार दिखाता हूं, कैसे वो आवभगत करते हैं, चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, जिद करते हैं, जो कि शहर में नहीं है, क्योंकि बच्चों ने गाँव नहीं देखा हुआ। ये भी एक मकसद था। फिटनेस तो साइकिलिंग का एक बाई प्रोडक्ट है, वो आपको अपने आप ही मिलती है। अब मैं लगातार सोशल मीडिया पे इसकी पोस्टें डालता हूँ, बहुत लोगों ने फॉलो करता। बरेली में शायद ये पहली गियर वाली साइकिल थी, आज बरेली में 100 से ऊपर गियर वाली साइकिलें होंगी। फर्क पड़ता है यदि आप करके लोगों को अवेयर करें, खुद करें फिर अवेयर करें। सिर्फ भाषण देने से काम नहीं होता। डेली 30 किलोमीटर मैं साइकिल चलाता हूँ, उसकी फिर मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता हूँ तो लोग उसको फॉलो करते हैं। गांव में खान पीन की भी दिक्कत है। पूड़ी कचौड़ी बहुत ज्यादा खाई जाती है और बहुत ज्यादा, कहना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी खाते हैं। उसके बारे में भी अवेयर करता हूँ भी लोग कम खाएं। और कोरोना काल में तो हम लोगों ने बहुत काम करा। कोरोना में एक भय बना दिया था भी इंजेक्शन नहीं लगवाना है आपको, तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत काम करा। कैंप भी लगाए, अवेयर भी करा, कैंप भी लगाए, पकड़ पकड़ के लोगों को समझाकर, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं, समझाकर ये देखो मेरे लगी हुई है। और एक चीज और है, यदि आप कार से आएंगे गांव में समझाने तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे। वो समझेंगे उसका कोई मकसद है, इसको इसमें कुछ कमीशन मिल रहा होगा। कहीं ना कहीं भोले होते हैं लोग, आजकल चालाक हो गए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं भोले होते हैं। जब मैं उनकी तरह ही बन के आता हूँ, जब उन्हें पता लगता है ना ये सरकारी आदमी है, ना कोई ये पत्रकार है, हमारी तरह ही आम आदमी है, इसने भी डोज लगवा रखी है कोरोना की,
तो वो मेरी बात मानते हैं। तीसरी डोज गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, किस किसने लगवाई है। ठीक है, आप लोग अब जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा साइकिल से ही आओ जाओ, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत लिखता हूँ मैं, कहानियां लिखता हूँ, हेल्थ के बारे में टॉपिक लिखता हूँ, घूमने के, ट्रैकिंग के, साइकिलिंग के बहुत टॉपिक लिखता हूँ, तो वहां से फिर साइकिल बाबा नाम चलता चला गया। आज से लगभग 2 साल पहले बाबा जी को फॉलो किया था। फिर फॉलो करते करते धीरे धीरे उनकी पोस्टों से जाना कि वो जो है वो मेरी प्रवृत्ति के हैं, घुमक्कड़ी उनका है हिसाब किताब, तो मुझे अच्छा लगा। और फिर ये बाद में पता चला कि वो बरेली गई हैं, तो फिर एक दिन मिलने चले गए। जब मिलने चले गए तो फिर जो है आपस में ऐसी बॉन्डिंग हो गई कि अब जो है साथ में ही अपना घूमते हैं, साइकिलिंग करते हैं। रक्तदान हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हम हर साल 3 कैंप लगाते हैं रक्तदान के, क्योंकि 3 महीने बाद हम खुद रक्तदान कर सकते हैं। तो मैं भी साल में 4 बार रक्तदान करता हूँ, 35 बार मैं रक्तदान कर चुका हूँ। जब मैं खुद करता हूँ तो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। और रक्तदान में एक हमारा सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है, फर्स्ट टाइमर। हमारा टारगेट ये नहीं होता है 40-50 यूनिट दे के अपना नाम कमाएं ब्लड बैंक को। हमारा मकसद होता है फर्स्ट टाइम डोनर को दिमागी तौर पर उसको तैयार करना। जब एक बार वो खून दे देता है तो उसके बाद तो वो परमानेंट डोनर खुद ही बन जाता है। उसको पता लग जाता है उसके क्या इफेक्ट बढ़ता है। तो हमारा यही मिशन रह गया है कि जब भी हमारे पास खाली समय होता है, अपना मॉर्निंग में साइकिलिंग तो डेली है, बाकी ये है कि जिस दिन हमारा छुट्टी का दिन होता है, ऑफिस नहीं जाना होता, उस दिन भी अपना निकल जाते हैं। तो अपना गांव-गांव जाके, शहर-शहर जाके अपना जो है लोगों को अवेयर करना, साइकिलिंग के लिए, फिटनेस के लिए, स्वच्छता के लिए, तमाम चीजों के लिए हम अवेयर करते रहते हैं। नहीं, आप लोग तो चलाते ही थे, पुराने लोग तो, जो नए जो है ना, जो जितने नए, बस इनको तो झू झू करके बाइक चाहिए। ऐसे भागते हो जैसे साला पीछे राकेट लगाओ। लगातार नई नई जगह पे जाने का शौक है, इसलिए नई नई जगहों पे जाता रहता हूँ। जिधर कोई साइकिल मुड़ जाए, मेरा कोई परमानेंट फंडा नहीं होता। और गांव से ज्यादा रास्ते में चलते हुए फल बेचने वाले, फल फ्रूट बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ये गुब्बारे बेचने वाले, और बच्चों के लिए वो मिठाई का, रुई का गोला बेचने वाले, वो लोग मुझे मिलते हैं। दूसरे मजदूर मजदूरी करने हुए जाते हैं साइकिल पे, तो उनके साथ साथ साइकिलिंग करते हुए उनको मैं समझाता चलता हूँ। मैं बड़ी बड़ी रैली नहीं कर सकता हूँ, मेरा कोई एनजीओ नहीं है, मेरी कोई पार्टी नहीं है। मेरा मकसद है मैन टू मैन। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं 3-4 किलोमीटर उनके साथ साइकिलिंग करता हुआ जाता हूँ, समझाते हुए जाता हूँ, बेटा एक ही, कितने बच्चे, तो कहता है एक बच्चा है, तो मैं उसको कहता हूँ एक ही बच्चा रखो, उसको ढंग से पढ़ाओ लिखाओ, हो सके तो ऑपरेशन करा लो। तो 3-4 किलोमीटर बाद जब हम लोगों को रास्ता चेंज करना होता है, तो वो उतर के पैर छू कर जाता है। तो मैन टू मैन मेरा मकसद रहता है। कितनों को कर पाऊंगा मुझे नहीं मालूम है। बड़ी बड़ी रैलियों में भाषण देने का कोई फायदा नहीं है। जब उसके भी प्रश्न आए, वो भी 4 प्रश्न करे, उसका मेरे हिसाब से ज्यादा असर पड़ता है सीधे भाषण की बजाय। बाहर की बात कर रहे हो, नेपाल में साइकिलिंग का बहुत क्रेज है। नेपाल में मैं लगातार जाता रहता हूँ साइकिलिंग के लिए। वो फन साइकिलिंग होती है, वहाँ इतना समझाने की जरूरत नहीं है। नेपाल में तो बहुत ज्यादा साइकिलिंग का है। और मैं बाहर और कहीं भी जाता हूँ, वहाँ जाके होटल में आजकल साइकिल मिल जाती है आराम से, तो वहाँ जाके साइकिल से ही घूमता हूँ। गोवा गया, वहाँ साइकिल से घूमा, थाईलैंड गया, वहाँ जाके साइकिल से घूमा, बाली गया, वहाँ जाके साइकिल से घूमा। जब मैं वो फिर सोशल मीडिया पे डालता हूँ तो लोग भी फॉलो करते हैं, तो फिर मुझे भी अपनी फोटो भेजते हैं, देखो जिंदर साहब हम भी घूमे। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और टीचर्स इन बच्चों को पढ़ाकर देश का भविष्य संवारते हैं। यूपी के मेरठ में एक सरकारी स्कूल का टीचर बच्चों का भविष्य तो संवार ही रहा है, उसने बदहाल समझे जाने वाले सरकारी स्कूल की तस्वीर भी संवार दी है। मेरठ के बहलोलपुर गांव में बने इस स्कूल में वो सारी सुविधाएं हैं जो किसी प्राइवेट स्कूल में नजर आती हैं। यही वजह है कि 8वीं क्लास तक के छात्रों के लिए गांव का ये गवर्नमेंट स्कूल शहर के किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है।
बस ये था भाई हमारा स्कूल सबसे सुंदर हो, ये बस हमारा एक मेन टारगेट था, सबसे अच्छा स्कूल बनाना है, बस उसी पे लगे रहे। पीछे वाली साइड देख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल रेत की स्ट्रक्चर थी, तो पहले हमने वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के बाद ये पार्क तैयार किया। जब इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, जनसमूह ने कोई नुकसान नहीं किया। जब बदलाव होता है तो जनसमूह भी कोई नुकसान नहीं करता। जब जो समस्या है ये है कि अगर बदलाव तो कोई भी कर दे, अगर बचाव नहीं है। अब दोनों को मिला के कितने पैसे हो गए? पहले इन्होंने जो था यहाँ खड़ंजा लगा हुआ था, पार्किंग से स्टार्ट हुई, वृक्षारोपण हुआ, उसके बाद पार्किंग हुई। जो भी हमसे सहयोग हो सका हमने सहयोग किया है ना, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से। उसके साथ साथ टीम लीडर के रूप में काम करते रहे। उसके बाद इधर का लोन तैयार हुआ। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं पेंटिंग वगैरह है। अपनी जेब से करा, क्योंकि समस्या ये थी कि पंचायत से भी इतना हो पाना संभव नहीं है। पंचायत ने भी काफी प्रयास किया है यहाँ, कि उनके भी प्रयास को नकारा नहीं जा सकता। कि 4 दीवारी कराई है उन्होंने, पर फिर भी इतना नहीं हो पाता। मतलब अगर हम बार बार ये चीज कहें कि सर आपके ये करा दो, प्रधान जी ये करा दो, तो इतना संभव नहीं है। जब तक मतलब एक टीम काम नहीं करेगी ना, एक अकेला प्रधान भी नहीं करा पाएगा, एक बीएसए सर भी, मतलब या एक विभाग भी नहीं करा पाएगा। जब तक थोड़ा थोड़ा सब मिलके नहीं करेंगे ना, तब तक ये चीजें संभव ही नहीं है। गाँव स्कूल तो सहयोग तो है, बच्चे बड़े हैं, 200 से ऊपर ही होंगे मास्टर बच्चे तो। हाँ, खाना चलता, हर जो टाइम टेबल है उससे ही चल रहा है। आप देख सकते हैं, चेक भी कर लो, अनुशासन से रहते हैं बच्चे। बिल्कुल गांव में भी अनुशासन चलते हैं। गांव के बच्चे आ रहे हैं, गांव के बच्चे आ रहे हैं, कुछ बाहर के भी आते हैं। बहुत बढ़ोतरी हुई है बच्चों की अब के साल में। पहले तो बहुत कम थे, लेकिन अब ज्यादा है। शादी मेरी 2021 में हुई थी, 20 में, और 5 महीने के अंदर ही वाइफ एक्सपायर कर गई। और उसके तुरंत 1 महीने बाद पिताजी भी एक्सपायर हुए। तो ये था, पर अगर क्रिएटिविटी ना होती तो ये चीजें तोड़ देती। कि क्रिएटिविटी की वजह से धीरे धीरे इन चीजों को, देखो पिता को नहीं भूला जा सकता, पत्नी को नहीं भूला जा सकता, पर याद कम करी जा सकती है उस चीज को लेकर। जब तक पिता थे तब तक कोई भी मतलब परिवार में टोका नहीं कि भाई कहाँ कर रहे हैं। उन्हें पता था कि स्कूल की सेवा है, जन सेवा है, कोई बुरा काम नहीं है। तो विरोध खड़ा हो जाता है परिवारों में भी, इतना पैसा वेतन से कहाँ लगा रहे हो, पर ऐसी कभी कोई बात नहीं है। ग्रांट वगैरह आती है वो इतनी नहीं आती। जब तक स्टाफ खुद कुछ करने की नहीं सोचेगा तो बदलाव, मतलब चाहे वो शैक्षिक गुणवत्ता का हो या भौतिक परिवेश का हो, वो बदलाव नहीं किया जा सकता। तो सर यहाँ पर आए, इन्होंने टीम लीडर के रूप में कार्य किया, और स्टाफ के साथ साथ जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी थी उन्होंने भी पूर्ण सहयोग किया। जो ग्राम प्रधान थे अरुण कुमार सिंह, उन्होंने भी पूर्ण रूप से इनका सहयोग। स्कूल में परमानेंट, जैसे सुबह हम आ गए 8 बजे आ गए, 8 से पहले ही आते हैं। जब 8 बजे का स्कूल होता है, उधर 2-2:30 बजे तक रहते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि जहां मतलब हम जॉब कर रहे हैं, जो हमारी रोजी रोटी जहां से मिल रही है, वहाँ का जो भौतिक परिवेश एक अच्छा हो, हमें भी बैठने में वहाँ पे जो था एक गौरवान्वित मतलब महसूस करें। वहाँ के जो बच्चे एक ऐसे उससे आते हैं, जो विचारों का जो उनका जो है घर का वो इतना परिवेश इतना अच्छा नहीं होता, यहाँ पर आकर के वो एक अच्छी मतलब गुडविल महसूस करें। उनको जो था उनकी शैक्षिक गुणवत्ता में भी सुधार किया जाए। उनको ऐसा महसूस ना हो कि हमने तो आज स्कूल में कुछ सीखा ही नहीं है, या स्कूल में आज हम गए और ऐसे चले आए। तो उनको इस तरह की शिक्षा दी जाए ताकि जो उनके जो पेरेंट्स हैं बेचारे वो मजदूरी कर रहे हैं, कम से कम वो बच्चा मजदूरी ना करे। मेरा स्कूल और घर एक ही बात है, मुझे कोई इसमें हीन भावना नहीं लगती है कि
जहाँ हम रह रहे हैं सफाई कर सकते हैं, कोई ऐसे इसमें कोई गलत बात नहीं है। पानी दे देते हैं, सुबह शाम आके अपना पेड़ों को रख रखाव कर लेते हैं। ब्लॉक की तो बात छोड़ो, पूरे जिले में जिस तरह से इनका नाम चल रहा है कि अजय जी ने इस तरह से वो किया, तो जिले की बात नहीं, पूरे मंडल में और मंडल के साथ साथ पूरी यूपी में भी इनका नाम चल रहा है और उसके साथ साथ स्कूल का नाम भी है, स्टाफ का नाम भी है। सरकारी स्कूल की तस्वीर यही होती है कि एक लोगों के दिमाग में, जो मोस्टली जो गांव के लोग हैं, गांव के बच्चे आते हैं अधिकतर, उनके दिमाग में ये है कि भाई वहाँ बच्चों को भेज के क्या करेंगे, वहाँ तो पढ़ाई होती नहीं है, मास्टर बैठे रहते हैं, है जी। कि उनको उस चीज को उनको दिमाग से निकालना कि ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है जी, या वहाँ पर खाना अच्छा नहीं दिया जाता। उस तस्वीर को बदलना की हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, पूरा प्रयास भी है और आगे भी प्रयासरत रहेंगे। और डोर टू डोर हम, कोई बच्चा जैसे नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाते, गांव में भी जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम को, मतलब क्या प्रॉब्लम है, बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे, और हम गार्जियन से कहते हैं कि आप स्कूल आइए, आप पेटीएम में भी नहीं आ पा रहे, किसी भी टाइम में आप आइए और अपने बच्चे से पूछो कि आपको वर्क मिला या नहीं मिला, है जी, आपको कौन क्लास टीचर पढ़ा रहा है। कोई तो ये कहता है कि आप मतलब अरे क्या करेंगे, बुला करके मीटिंग है, क्या करेंगे गांव की, लेकिन हम बुलाते हैं, उनको कॉल करके बुलाते हैं, खुद उनसे कहते हैं कि आप डेली अपने बच्चे की नोटबुक वर्क चेक करिए, नोटबुक चेक करिए, उनको होमवर्क मिला, क्या क्या मिला, क्या नहीं मिला। बस जब तक हिम्मत है तब तक करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। गुड न्यूज टुडे पर कल रात 9 बजे फिर आऊंगी देश की बात सुनाने। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।